Hello, sir. Good evening. Hi, Hi, Jasmine. Jasmine. Um, okay, is my voice clear? Yes. Okay, okay, okay. Cool. Good evening, sir. Hi, good evening, good evening. You both were probably seeing three IDs of mine, and this is a result of some technical errors. So please bear with me. Okay. Okay, sir. Okay, so let's start. Cool. Okay, screen visible है? Yes, sir. Cool. ऑलराइट, सो हमने कहाँ तक कर लिया था? ये थ्री चैलेंजेस का ओवरव्यू ले लिया था, राइट? Yes, sir. ओके, सो ऑल्सो ठीक है, तो मैं यहाँ से थोड़ा सा बता देता हूँ. सो वी वर देयर टू नेशन थ्योरी बाय मुस्लिम लीग. ठीक है, सो मुस्लिम लीग वॉज अ पार्टी. ठीक है, वॉज अ पॉलिटिकल पार्टी इन इंडिया. ठीक है, मेड इन कंपटीशन टू द कांग्रेस पार्टी और नेशनल कांग्रेस पार्टी. ठीक है, सो इन्होंने कहा कि हम टू नेशन थ्योरी देते हैं. दैट मीन्स कि इंडिया में दो कंसंट्रेटेड रीजन्स हैं जहां पर एक रिलीजियस माइनॉरिटी है, दैट इज मुस्लिम्स. ठीक है, इसलिए उनको एक फेयर रिप्रेजेंटेशन के नाम पे एक अलग से स्टेटहुड चाहिए. स्टेटहुड का मतलब एक अलग से देश चाहिए. ठीक है, इस प्लान के अकॉर्डिंग, मुस्लिम लीग के इस थ्योरी के अकॉर्डिंग, इंडिया के तीन हिस्से होते हैं, जिसमें से एक हिस्सा इंडिया, विच दे कॉल Hindustan, and remaining two were the part of पाकिस्तान. ठीक है, तो पाकिस्तान में दो हिस्से जाते हैं बेसिकली. दैट इज नॉर्थ वेस्ट ऑफ इंडिया. ठीक है, देन कॉल्ड इंडिया. ठीक है, उस टाइम का ब्रिटिश इंडिया का. एंड ईस्ट बंगाल. सो या, सो पार्टीशन तो उस हिसाब से देखा जाए तो बहुत ही क्लियर प्लान होता. एक प्लान के हिसाब से बहुत ही क्लियर प्लान होता, बट बहुत ज़्यादा इश्यूज थे पार्टीशन में भी. ओके, मुझे बताना मेरी बैकग्राउंड में कोई नॉइज आ रही हो तो. ओके, क्लैरिटी है वॉइस में? Yes, sir. ओके 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 ओके. सो यस, देयर वर न्यूमरस इश्यूज विद पार्टीशन, सॉरी. फर्स्ट इज, देयर वाज नो सिंगल बेल्ट ऑफ मुस्लिम मेजॉरिटी एरिया. अगर मैं तुम्हें मैप में दिखाऊं तो, अच्छा ये तुम ब्लू कलर का थोड़ा डॉटेड सर्कल देख रहे होगे, राइट? ओके, सो
तो अगर तुम ग्रीन इलाके देखोगे तो यहाँ पर मुस्लिम मेजोरिटी थी, ठीक है। तो यहाँ पर तुमको ईस्ट बंगाल दिखेगा और यहाँ पे दिखेगा, ठीक है, पॉपुलेशन वाइज। बट कोई क्लियर बेल्ट नहीं थी इन दोनों को ज्वाइन करते हुए, यानी कि एक यहाँ पर कंसंट्रेशन था, एक इस जगह पे कंसंट्रेशन था। कोई ज्वाइनिंग लिंक नहीं था दोनों को, कि अगर एक कंट्री भी बनाए तो दोनों को ज्वाइन कर सके एक लैंड मास से, ठीक है। तो दोनों एक तरीके से कनेक्टेड थे ओनली थ्रू सी रूट्स, ठीक है। इंडिया एयर स्पेस प्रोवाइड नहीं करने वाला था, ना ही लैंड रूट प्रोवाइड करने वाला था पार्टीशन के बाद पाकिस्तान को, ठीक है। एंड सॉवरेनिटी के हिसाब से करना भी नहीं चाहिए, राइट। सो फर्स्ट पॉइंट इज क्लियर, राइट, कि देयर वाज नो व्हाट टू कॉल मुस्लिम मेजोरिटी का एक सिंगल बेल्ट नहीं था, ठीक है। अक्सर में एक्चुअली में वो एक दो कंसंट्रेटेड एरिया थे, दो कंसंट्रेटेड रीजन्स थे। सेकेंड इज, अच्छा ठीक है, ये इशू भी हमने एक तरीके से सॉल्व भी कर लिया कि हम दो ही कंसंट्रेटेड रीजन्स बनाएंगे। उसमें भी, उन कंसंट्रेटेड रीजन्स में भी नॉट ऑल मुस्लिम मेजोरिटी एरियाज वांटेड टू बी इन पाकिस्तान, ठीक है। अगेन प्लीज इसको दिमाग में बिठा लेना कि ये जो थ्योरी थी केवल और केवल मुस्लिम लीग की थी। दैट डजंट मीन कि ये पाकिस्तान की थी थ्योरी, दैट मीन पाकिस्तान, आई मीन पीपल हु आर लिविंग इन दीज टू कंसंट्रेटेड रीजन्स, ठीक है। एंड मुस्लिम्स की थ्योरी नहीं थी ये, ठीक है। ये बहुत ज़्यादा मुस्लिम्स, बहुत सारे ऐसे थे जो कि एडवोकेट नहीं करते थे, कंप्लाई नहीं करते थे इस थ्योरी से। डिड यू गेट इट, जानिशा, जेसमिया एंड दस? Yes, sir. ओके, नहीं आएगा समझ में तो मुझे प्लीज़ बोलना। सो फर्स्ट पॉइंट इज क्लियर कि कोई सिंगल बेल्ट नहीं था मुस्लिम मेजॉरिटी एरियाज अगर थे भी तो, ताकि उनको कोई लैंड मास ज्वाइन कर पाए। सेकंड, कि उन रीजन्स में भी, उन एरियाज में भी सारे मुस्लिम्स जो थे वो नहीं चाहते थे कि पाकिस्तान का वो पार्ट बने, वो चाहते थे कि यूनाइटेड इंडिया हो, उसी में रहे वो, ठीक है। सो एंड द थर्ड वन इज कि मुस्लिम मेजॉरिटी जो एरियाज थे ब्रिटिश इंडिया के, ठीक है, उसमें कुछ प्रोविंसेस थे जहाँ पर नॉन मुस्लिम मेजॉरिटी में थे। अगर मैं तुम्हें मैप में दिखाऊं, ठीक है, तुम इस बात को क्लियरली समझोगे। अगर तुम यहाँ पर देखो, ये नॉर्थ वेस्टर्न प्रोविंस था, मतलब रीजन था ब्रिटिश इंडिया का। यहाँ पर तुम्हें बिल्कुल मेजॉरिटी दिख रही होगी मुस्लिम्स की पॉपुलेशन वाइज, ठीक है। बट यहाँ पर अगर तुम ग्रे रीजन में देखो तो यहाँ पर एक माइनॉरिटी रहती थी हिंदूज की, ठीक है। आई गेस सिंध कहते थे यहाँ के रीजन को, क्या मुझे इतना पाकिस्तान की पॉलिटिक्स नहीं पता, ठीक है। तो सिंधी आई गेस हिंदूज थे यहाँ पे, तो माइनॉरिटी में थे। तो एक प्रॉब्लम ये भी था, प्रॉब्लम किसके साथ था, पार्टीशन के साथ भी था और टू नेशन थ्योरी के साथ भी था, ठीक है। क्या प्रॉब्लम था अगेन, कि वो जो कह रहे थे कि दो कंसेंट्रेटेड रीजन है, वो एक्चुअली में नहीं है, ठीक है। एक्चुअली में क्या है, एक्चुअली में क्या है कि जो कंसेंट्रेटेड रीजन है वहां पर भी तुम्हारे नॉन मुस्लिम्स की कहीं ना कहीं पे मेजोरिटी है कुछ प्रोविंसेस में, ठीक है। जैसे सिंध का एग्जांपल शायद से कलात है कि सिंध है यहाँ पे, ठीक है। तो ऐसे कुछ सर रीजन्स थे यहाँ। इंडियन बलूचिस्तान वाला जो एरिया था। बलूचिस्तान वाला एरिया एक्चुअली में इधर है, ठीक है। एंड कलात उसके साथ ज्वाइन करता है, मतलब टेरिटरी लगती है आज की। बलूचिस्तान ईरान का भी एक पार्ट है, बलूचिस्तान एक पाकिस्तान का भी है, तो एक इशू रहता है इनका अलग से। बट बलूचिस्तान में मेजोरिटी मुस्लिम्स ही थे। यहाँ पर एक रीजन था जहाँ पर मैप में बोला गया है कि हिंदूज मेजोरिटी में थे एक प्रोविंस में। बट अगर तुम ध्यान से देखो तो ये प्रोविंस पूरी तरह से घिरा हुआ है मुस्लिम मेजोरिटी एरिया से। कूल, क्लियर है यहाँ तक? ओके, ओके, क्लियर टू ऑल, ओके। सिमिलरली यहाँ पर मैप में नहीं दिखाया, बट यहाँ पर एक छोटा सा इलाका है चिटगांव, ठीक है। चिटगांव बोलते हैं इंग्लिश में उसको चिटगांव बोलते हैं। चिटगांव जो है वेस्ट बंगाल में है आजकल, ठीक है। और काफ़ी चर्चे होते हैं इसके, क्योंकि यहाँ से जो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स हैं यहाँ पर मिलिटेंट्स कई बार क्रॉस कर लेते हैं बॉर्डर, और वायलेंस वगैरह की प्रॉब्लम्स आती हैं। तो चिटगांव में भी अच्छे खासे नंबर्स में हिंदूज रहते थे, बट अगेन वहाँ उसको भी मिला लिया गया ईस्ट बंगाल यानी कि ईस्ट पाकिस्तान में, ठीक है, उस ईस्ट बंगाल के रीजन को। तो बहुत ही फेडेड तरीके से पार्टीशन किया गया
ठीक है, मतलब एक यूटिलिटेरियन अप्रोच होता है। तुम में से किसी को पता है यूटिलिटेरियन अप्रोच क्या होता है? इफ यस हैंड रेज करो, नहीं तो आई विल काउंट टिल 3। 1 2 3। ऑलराइट, यूटिलिटेरियन अप्रोच का मतलब होता है अगर ये रीजन बच रहा है और ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट लोगों का हो रहा है, यानी कि एक मेजॉरिटी पॉपुलेशन का अगर प्रॉफिट हो रहा है और एक माइनॉरिटी पॉपुलेशन का अगर लॉस हो रहा है, तो यूटिलिटेरियंस क्या बोलेंगे कि कोई बात नहीं, वो उसका हम कोस्ट झेल लेंगे, बट मेजॉरिटेरियनिज्म टाइप का होता है। और मेजॉरिटेरियन जो क्या कह लो वेलफेयर है, वो चलना चाहिए, वो होना चाहिए। ठीक है, तो एक यूटिलिटेरियन तरीके से ये पार्टीशन किया गया, जिसमें माइनॉरिटीज जो रह रहे थे दोनों साइड्स पे, उनको उनकी आवाज़ों को सुना नहीं गया। एंड अगेन जो मेजॉरिटी थे मुस्लिम्स की, उसमें सिर्फ भले कुछ मिलना चाहते थे, बट अगेन दो देश बनाना था इनको। इज दिस क्लियर? थर्ड पॉइंट, and that is Muslim majority areas of British India consisted few provinces where non-Muslims, mainly Hindus, were in majority, but forcibly उनको पाकिस्तान के टेरिटरीज में डाला गया। Fourth and last problem with partition was that Muslim majority areas जो थे ब्रिटिश इंडिया में, ठीक है, उनमें से एक मिनट, यहाँ पर मैंने पॉइंट्स में गलती कर दी है। एक्चुअली में यहाँ पर ये पॉइंट आना था, ठीक है, कि प्रॉब्लम ऑफ माइनॉरिटीज ऑन बोथ साइड ऑफ द बॉर्डर, ये मैं तुम्हें नोट शेयर कर दूंगा, ठीक है, मैंने अभी तक शेयर किया नहीं है बट मैं कर दूंगा। उसमें है पॉइंट कि जो माइनॉरिटीज थे दोनों साइड ऑफ बॉर्डर पे थे, ठीक है। एंड अगर तुम ध्यान से देखो इस मैप को ही, तो यहाँ पर अगर तुम पंजाब देखोगे और बंगाल देखोगे, इनका मेन पार्टीशन होना था। एंड पंजाब और बंगाल जो थे वो एक हब थे, जहाँ पर ऑलमोस्ट इक्वल नंबर्स में दोनों पॉपुलेशन रहते थे, मुस्लिम्स और हिंदू की। तो यहाँ पर ज़्यादा ब्लड शेड होना था और हुआ भी, ठीक है। तो पंजाब का विभाजन हुआ, ठीक है, एंड यहाँ पर बंगाल का विभाजन हुआ। बाकी टेरिटरीज में मोस्टली यहाँ पर हिंदूज रहते थे और मोस्टली यहाँ पर मुस्लिम्स रहते थे, बट यहाँ पर ये दो रीजन्स ऐसे थे पंजाब और बंगाल के, जहाँ पर इक्वली लगभग लगभग बराबर की तादाद में, बराबर की स्ट्रेंथ में लोग रहते थे। तो यहाँ पर वायलेंस की जो चिंगारियाँ थी, स्पार्क्स थे, वो ज़्यादा देखने को मिले और बहुत ज़्यादा वायलेंट हुआ यहाँ पर, कंसिक्वेंस हुआ पार्टीशन का। सो टेल मी, क्लियर है यहाँ तक? क्या चार इशूज थे? फर्स्ट कि कोई सिंगल बेल्ट नहीं थी। सेकेंड कि नॉट ऑल मुस्लिम्स वर विलिंग टू बी द पार्ट ऑफ पाकिस्तान, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल जो नॉर्थ वेस्टर्न फ्रंटियर प्रोविंस था, उसके लीडर थे खान अब्दुल गफ्फार खान, फ्रंटियर गांधी बोलते थे उनको, ठीक है। तो खान अब्दुल गफ्फार खान यहाँ के बहुत ही बड़े लीडर हुआ करते थे, और उनको उनकी आवाज़ को बेसिकली दबा दिया गया। उन्होंने कहा कि हम नहीं मिलेंगे पाकिस्तान में, ये इंडिया का, यूनाइटेड इंडिया का पार्ट रहना चाहिए, बट उनकी आवाज़ को साइडलाइन कर दिया, ठीक है। मुस्लिम लीग ने भी काफ़ी प्रेशर लगाकर, और ब्रिटिश ऑफिशियल्स ने भी, ठीक है। थर्ड मैंने क्या बताया कि जो तुम्हारा, हाँ, मुस्लिम मेजॉरिटी एरियाज थे दोनों तरफ, हालांकि उसमें सिंगल बेल्ट नहीं थी और कोई मिलना भी नहीं चाहता था। इसके अलावा भी उसमें कुछ नॉन मुस्लिम मेजॉरिटी के लोग थे। एंड फोर्थ इज कि जो मुस्लिम मेजॉरिटी एरियाज थे और जो दोनों तरफ के जो एरियाज थे, वहाँ पर कुछ रीजन्स ऐसे थे जहाँ पर इक्वली नंबर्स में लोग रहते थे, फॉर जैसे कि पंजाब और बंगाल, ठीक है। तो अमृतसर, लाहौर और कोलकाता, ये सेंटर्स बन गए थे ब्लड शेड के पार्टीशन के टाइम पे। क्लियर है यहाँ तक? एनी डाउट? आई मीन एनी डाउट, अगर कोई है डाउट तुमको तो। शनिशा, जसनिया, No, sir. No, sir. अदर्स, कौन है? केजिया, ऋषिका, No, नो sir. डाउट्स? No, sir. पक्का नो? ओके 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 ओके। बिकॉज ये प्रॉब्लम थी पार्टीशन के साथ, इसलिए
ऑब्वियसली पार्टीशन एक पीसफुल तरीके से नहीं होने वाला था, ठीक है। ब्लडशेड काफ़ी होना था जब माइग्रेशन होता। तो कंसिक्वेंसेस देखते हैं पार्टीशन के आखिर में क्या हुआ था। तो मुझे ये 5 पॉइंट्स मैंने क्रिएट किए जिसमें ऑलमोस्ट सब कुछ आ गया तुम्हारा कंसिक्वेंस का, बहुत कुछ लिखा हुआ था बुक में। तो मैंने सारे फैक्ट्स भी ले लिए और सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स भी ले लिए, ठीक है। तो अगर तुम देखो इसमें, तो जो लाहौर, अमृतसर और कोलकाता था वो कॉम्युनल जोन बन गया, ठीक है। एंड अगर मैप पे दिखाऊं मैं तुम्हें उस टाइम के मैप पे, तो ये बॉर्डर्स के पास रहता था। इंडिया के बॉर्डर से लगभग लगभग 20-30 किलोमीटर दूर ही लाहौर है। एंड पाकिस्तान की बॉर्डर से, मतलब कि उसी उसी जो कंट्री के बॉर्डर है, वहीं से 20-30 किलोमीटर इधर अमृतसर भी पड़ता है, ठीक है। एंड कोलकाता का भी वही हाल हुआ। कोलकाता में तो खून की नदियां बही थी, ठीक है। पोइट्स और ऑथर्स लिखते हैं अपनी किताबों में कुछ, ठीक है। कुछ मूवीज में भी ऐसे दिखाया गया कि खून की नदियां बही कोलकाता में, बंगाल में, ठीक है। सो लाहौर, अमृतसर, कोलकाता क्लियरली बिकेम डिवाइडेड इनटू कॉम्युनल जोन। कॉम्युनल जोन का मतलब कोई बताएगा तुम में से? कॉम्युनल जोन। जहाँ पे दो जैसे लाइक हिंदू मुस्लिम एक साथ नहीं रह सकते, लाइक मेजोरिटी में होता है। फॉर एग्जांपल अगर हिंदू मेजोरिटी में है तो जो मुस्लिम्स होंगे वो उधर रह नहीं पाएंगे, लाइक उनको डर लगेगा बिकॉज हिंदूज उनको वो बहुत वो करेंगे, एक तरह से डिस्क्रिमिनेट करेंगे, टॉर्चर करेंगे उनके साथ। ये करेक्ट। कॉम्युनल जोन्स जैसे जनीशा तुमने कहा ना, हाँ, जैसे जनीशा ने कहा वही होता है। इसमें क्या होता है कि कोई ट्रस्ट नहीं होता, म्यूचुअल ट्रस्ट नहीं होता है कम्युनिटीज के बीच में, ठीक है। कम्युनल का मतलब ही होता है यहाँ पर कम्युनलिज्म से, ठीक है। कम्युनल जोन का मतलब, ठीक है, संप्रदायवाद बोलते हैं हिंदी में। एंड इसमें हुआ क्या कि बहुत सारे इंस्टांसेस तो ऐसे आए जहाँ पर इन सिटीज़ में जो पुलिस होती है, जो ब्रिटिश गवर्न पुलिस थी, ठीक है, ब्रिटिश गवर्न पुलिस, उसमें क्योंकि इंडियंस काम कर रहे थे, ठीक है, तो वो भी डिवाइड हो गए। यानी कि जो मुस्लिम पुलिस ऑफिसर थे वो मुस्लिम्स की साइड से फायरिंग करने लग गए, एंड जो हिंदूज पुलिस ऑफिसर थे वो हिंदूज की तरफ आ गए और दोनों में आपस में ही लड़ाई हो गई। तो इतना ज़्यादा यहाँ पर खून खराबा हो रहा था। सेकेंड है एक साइकोलॉजिकल फियर था, बिकॉज जो दो कम्युनिटीज इतने सालों से, इतने दशकों से आपस में इंटीग्रेटेड रह रही थी, आपस में मिलजुल के रह रही थी, अब एकदम से सडनली क्या हुआ कि वो अवॉइड करती थी एक दूसरे के साथ घुलना मिलना। तो मुस्लिम से फियर की वजह से हिंदूज मेजोरिटी एरिया में नहीं जाते थे, एंड हिंदूज जो थे वो मुस्लिम एरिया में उसी फियर की वजह से भी नहीं जाते थे। इससे हुआ क्या कि, अगेन, लेट्स गो टू मैप। अगर मान के चलो जहाँ पर ये इंडिया लिखा हुआ है, ये मध्य प्रदेश और यूपी का जो रीजन है, इसी की वजह से यहाँ से कई सारे लोग पाकिस्तान भागे, मोस्टली मुस्लिम्स। और वहाँ से कई सारे लोग इंडिया आए, मोस्टली हिंदूज, ठीक है। हिंदूज एंड अदर जो भी ट्राइब्स कम्युनिटीज हैं वो इंडिया आए, ठीक है। कुछ रीजन्स रह गए जैसे हैदराबाद, जूनागढ़, कश्मीर। यहाँ पर क्योंकि आगे मैं तुम्हें बताऊंगा कि एक्चुअली में यहाँ पर मुस्लिम्स की माइग्रेशन इतनी क्यों नहीं हुई। हालांकि ये भी मुस्लिम मेजॉरिटी एरियाज थे, एंड मुस्लिम लीग ने कहा कि इन एरियाज को भी मिला लेना चाहिए, बट क्योंकि एक पॉलिसी थी ब्रिटिश की, उस पॉलिसी की वजह से वो नहीं कर पाए। आई टेल यू अबाउट द पॉलिसी इन सबसीक्वेंट स्लाइड्स, ठीक है। सो यहाँ तक क्लियर है। थर्ड इज माइनॉरिटीज जो थे वो अपने घर को छोड़ के भाग गए, ठीक है, रेफ्यूजी कैंप्स में रहने लग गए। इमेजिन करो तुम खुद को ही कि तुमको एक घर से बाहर भागना पड़ता है, तुम्हें पता भी नहीं कि कहाँ पर बॉर्डर्स हैं। तुम जाते हो, रात भर चलते हो, सुबह भर चलते हो फैमिली के साथ, फैमिली में किसी की तबीयत खराब हो रही है, दिस दैट, ये सब हो रहा है। एंड कहीं पर तुम्हें एक रेफ्यूजी कैंप मिलता है, वहाँ पर तुम जाते हो, खाना पीना मिल रहा होता है, क्वालिटी अगेन अच्छी नहीं होती है खाने की, ठीक है, बीमारियां फैल रही हैं, वहाँ पर कुछ खास नहीं होता है कि तुम्हें कहाँ मिलेगा ज़मीन, कहाँ घर मिलेगा। उस कंडीशन में लोगों को रहना पड़ रहा था। एंड ये कंडीशन अगेन बहुत ही सिक्योर नहीं होती, बहुत ही खराब कंडीशन थी, ठीक है। जो वीकर्स माइनॉरिटीज होते हैं उनके साथ बहुत ही कह लो बदतर किस्म का बिहेवियर रखा गया, ठीक है। जो उनको अटैक किया गया, उनको मारा गया, बहुत बार मर्डर किया गया, और विमेन का रेप किया गया, मतलब कि उनको उनके साथ बलात्कार किया गया।
तो विमेन को अबडक्ट किया गया, बहुत सारे हज़ारों विमेन्स को। एक्चुअली में ये तादाद 80,000 है, ठीक है। ऑफिशियल रिकॉर्ड्स मैंने देखे नहीं, बट हाँ बहुत सारे मीडिया साइट्स इसको 80,000 बताते हैं। एंड बहुत बार हुआ क्या कि विमेन को घर वालों ने मार दिया, ठीक है। ऑनर किलिंग बोलते हैं उसको। ऑनर किलिंग कोई बताएगा क्या होता है, वरना मैं एक्सप्लेन करूंगा। रिश्का, केजिया, जिस्मिया, एनीवन? सर बेसिकली जब इतना बड़ा डिस्प्लेसमेंट हो रहा था उस टाइम पे जो विमेन्स थी उनको इजी टारगेट, मतलब वो इजी टारगेट थे, इस वजह से फैमिलीज खुद उनकी विमेन्स को मार देती थी ताकि उनकी रिस्पेक्ट एंड ऑनर बचा रहे घर का, बिकॉज विमेन वर कंसिडर्ड एज द इज्जत ऑफ द घर काइंड ऑफ। या दिस वाज एक्चुअली द रीजन बिहाइंड दिस ऑल। सो अब एक फैक्ट है कि अबाउट एन एस्टिमेट है कि 80 लाख पीपल जो थे, 8 मिलियन पीपल, उनको उनका डिस्प्लेसमेंट हुआ, ठीक है। दैट मीन्स उनको माइग्रेट करना पड़ा फ्रॉम बोथ रिलीजन्स, ठीक है, अक्रॉस द न्यू बॉर्डर। जो न्यू बॉर्डर सर रेडक्लिफ ने ड्रॉ करी, ठीक है। सर रेडक्लिफ उनका नाम था, पूरा नाम मुझे नहीं, सर सी रेडक्लिफ था, ठीक है। उन्होंने इंडिया पाकिस्तान की बॉर्डर पूरी ड्रॉ करी थी। एंड इनके नाम पे एक लोकेशन, एक गांव है आई गेस राजस्थान में, पता नहीं, ठीक है। एंड 80 लाख पीपल का मैंने बता दिया डिस्प्लेसमेंट हुआ। 5 to 10 लाख पीपल जो थे वो मर गए, ठीक है। दे डाइड इन पार्टीशन रिलेटेड वायलेंस इन सम वे और अदर, ठीक है, किसी भी वजह से मरे। उनको मारा गया या तो भूख से मरे, बहुत ही तरह तरह किस्म की वजहों से मरे वो, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है ये फैक्ट्स और ये स्टेटमेंट्स? यहाँ तक क्लियर टू एवरीवन? ओके ओके, ऋषिका, ड्यू टू ऑल राइट। सो ठीक है, तो यहाँ तक तुमको ये बात पता होना चाहिए कि एक्चुअली में यहाँ पर बात किसके अराउंड घूम रही है। फर्स्ट, तुम्हारा जो टॉपिक ही था वो शेपिंग एंड यूनाइटेड नेशन वाला टॉपिक था, जिसमें डाइवर्सिटी को अकोमोडेट करना था। इसलिए तुमको बताया जा रहा है जब देश आज़ाद हुआ तो वो पार्टीशन के साथ हुआ। एंड पार्टीशन बहुत ही हल्का सा टॉपिक नहीं है, उसके पीछे बहुत सारी मेमोरी छुपी हुई है, बहुत सारे एक्सपीरियंसेस छुपे हुए हैं लोग, ठीक है। तो सब्जेक्टिवली एक क्वेश्चन आ सकता है इसमें से, अगेन क्योंकि मैं क्वेश्चन तुमको चैप्टर एंड पे ही दूंगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन IMPQs, ठीक है। इसलिए तुम्हें थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा उसका, चैप्टर एंड तक, ठीक है। नहीं तो पहले भी दे दूंगा मैं, बट तुमको ये ध्यान में रखना चाहिए कि एक्चुअली में क्या एक्सपीरियंसेस थे कम्युनिटीज़ के, और किस किस तरीके से उनको सफ़र करना पड़ा, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है सबको? यस सर। Cool. तो ये था तुम्हारा फर्स्ट, क्या कह लो, डायमेंशन, ठीक है, इस फर्स्ट चैलेंज का, कि इतना बड़ा चैलेंज क्यों था। फर्स्ट, अकोमोडेटिंग डाइवर्सिटी एंड शेपिंग यूनाइटेड नेशन, इतना बड़ा चैलेंज क्यों था। फर्स्ट रीजन बिहाइंड दिस वाज पार्टीशन, ठीक है। पार्टीशन एक बहुत मेजर रीजन था, वरना इतना ज़्यादा प्रबल, इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एम्फेसिस होता ही नहीं इस पे, यूनिटी को बरकरार रखने पे, ठीक है। देन कम उसका दूसरा पहलू, ठीक है। हमने फर्स्ट पहलू पार्टीशन वाला देख लिया, ठीक है, शेपिंग यूनाइटेड नेशन के यूनिटी को शेप करने का। सेकेंड इज इंटीग्रेशन, ठीक है, इंटीग्रेशन ऑफ प्रिंसली स्टेट्स। इस मैप को अगर तुम ध्यान से देखो तो जितने भी इसमें तुम्हें येलो कलर में दिख रहे हैं वो ऑलमोस्ट क्या, वो तुम्हारे ब्रिटिश गवर्न प्रोविंसेस थे, ठीक है, अगर तुम देखो यहाँ पे ध्यान से तो। देन जो ब्लू कलर में तुमको दिख रहे हैं वो रियासतें थी, दैट मीन्स प्रिंसली स्टेट्स थी वो, ठीक है। तो यहाँ पे तुम्हें बहुत ही इंपॉर्टेंट, सबके नाम याद नहीं रखने, बट हाँ, हैदराबाद हो गया, जूनागढ़ हो गया, दिस पोर्शन, ठीक है। देन बलूचिस्तान याद नहीं रखना तुम्हें, फिर मणिपुर में याद रखना है। देन जम्मू कश्मीर है तुम्हारा। NWFP तो मैंने बता ही दिया, इसके जो लीडर थे वो, उनको उनकी आवाज़ को दबा दिया गया। खान अब्दुल गफ्फार खान, नाम लिख लेना, खान अब्दुल गफ्फार खान, उनको फ्रंटियर गांधी भी कहते हैं,
ठीक है। सो अब देखें अगर हम, तो अगर ये एक्चुअली में 565 के अराउंड ये प्रिंसली स्टेट्स थी जो ब्लू कलर में मैंने तुमको बताया, ठीक है, यहाँ तक। अगर अब हुआ क्या, सबसे पहले कि जैसे इंडिपेंडेंस मिलने वाली थी इंडिया को, उससे पहले ब्रिटिश गवर्नमेंट ने 6 जून 1947 को अनाउंस किया, लगभग 2-3 महीने पहले, कि जैसे ही उनका एंड होगा रूल यहाँ पर इंडिया में, जैसे इंडिपेंडेंस वो देंगे, एक पॉलिसी थी इनकी, पैरामाउंसी ऑफ द ब्रिटिश क्राउन, ठीक है। कोई पॉलिसी बताएगा एक्चुअली में क्या पॉलिसी थी ब्रिटिश की, किसी को अगर पता है? किसी को पता है पैरामाउंसी ऑफ द ब्रिटिश क्राउन की पॉलिसी क्या थी? I mean, it was basically the supremacy of the British governance ओवर होम, किसके ऊपर? on these particular princely states. ओके, राइट। सो या, दिस वाज एक्चुअली व्हाट केजिया सेड, ठीक है। एडिशनली प्रिंसली स्टेट की जो पॉलिसी थी पैरामाउंसी वाली, इसमें एक्चुअली क्या था साथ में कि इसका मतलब ये था कि जो प्रिंसली स्टेट्स के जो राजा हैं या फिर जो भी प्रिंस या किंग है, वो तब तक रूल करेंगे जब तक वो सुप्रीमेसी को एक्सेप्ट करेंगे ब्रिटिश की। दैट मीन्स अगर मैं एक राजा हूँ प्रिंसली स्टेट का कॉल्ड जूनागढ़ का, अगर मैं राजा हूँ तो मैं तब तक रूल कर सकता हूँ इस पॉलिसी के तहत जब तक मैं ब्रिटिश क्राउन की सुप्रीमेसी को अपने ऊपर मानता हूँ। दैट मीन्स कि अगर ब्रिटिश क्राउन बोलेगा राजगद्दी छोड़ दो, मुझे छोड़ना पड़ेगा। ये पॉलिसी का नेचर ऐसा था, ठीक है। वो बोलेगा कि तुम अपनी आर्मी डिसबैंड कर दो तो मुझे करना पड़ेगा अगर मेरे को रूल करना है तो, नहीं तो मुझको रूल करने नहीं दिया जाएगा। तो पैरामाउंसी ऑफ द ब्रिटिश क्राउन ये था, ठीक है। अब उन्होंने क्या अनाउंस किया कि हम जैसे इंडिपेंडेंस देंगे तो जो ये पॉलिसी है ये लैप्स हो जाएगी, ठीक है। दैट मीन्स कि पॉलिसी खत्म, उनके सर के ऊपर से जो बोझ था ब्रिटिश क्राउन का वो गया, वो इंडिपेंडेंट हो जाएंगे। दिस मीन दैट एज मैनी एज 565 प्रिंसली स्टेट्स ऑन बोथ साइड्स, ठीक है। ऐसा नहीं कि इंडिया की जो टेरिटरी थी, न्यू टेरिटरी, उसके अंदर की प्रिंसली स्टेट थी, नहीं, ऑन बोथ साइड थी प्रिंसली स्टेट्स, ठीक है, वो इंडिपेंडेंट हो जाएंगे। इंडिपेंडेंट का मतलब है या तो वो अकेले रह सकते हैं, या तो तुम इंडिया को ज्वाइन कर सकते हो, या तो पाकिस्तान को ज्वाइन कर सकते हो। तो 3 ऑप्शंस हैं उनके पास, बट ब्रिटिश उनको फोर्स नहीं करेगा, ब्रिटिश जो साइड है उनको फोर्स नहीं करेगी टू ज्वाइन एदर साइड्स, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है सबको? थम्स अप अगेन। ऑलराइट, सो यहाँ तक तुमको पता चल गया कि इंडिया में, ब्रिटिश इंडिया में 2 हिस्सों पे 2 तरीके से तुम्हारा वो था, एडमिनिस्ट्रेशन चलता था। फर्स्ट डायरेक्ट एडमिनिस्ट्रेशन था, जो तुमको मैंने ये जो येलो कलर में रीजन्स दिखाए, डायरेक्ट एडमिनिस्ट्रेशन था। यहाँ पर गवर्नर्स होते थे, बाकायदा गवर्नर्स अपॉइंट करती थी ब्रिटिश गवर्नमेंट, ठीक है, एंड वो डायरेक्टली रूल करते थे। जबकि प्रिंसली स्टेट में क्या होता था, जो किंग होता था उस रियासत का, उस स्टेट का, वो रूल करता था, वो अपने से गवर्नर अपॉइंट करता था, कुछ भी अपॉइंट करता था, कहीं कुछ भी नहीं करता था, वो उसके ऊपर है। बट इनडायरेक्ट रूल था वो ब्रिटिश का। दैट मीन्स कि ब्रिटिश डायरेक्ट कमांड नहीं देगी पब्लिक को वहाँ पे। वो क्या करेगी, वो कमांड किसको देगी, मुझको। मुझको मीन्स मैं किंग हूँ अगर जूनागढ़ का, मुझको, एंड मैं उसके अकॉर्डिंग काम करूँगा। जबकि प्रोविंसेस में क्या होता था कि वो डायरेक्ट कमांड देगी गवर्नर को, गवर्नर वो काम करेगा, ठीक है। यहाँ तक डायरेक्ट इनडायरेक्ट रूल समझ में आ गया तुमको? सर एक बार फिर से एक्सप्लेन करते हुए डायरेक्ट और इनडायरेक्ट रूल। ओके, डायरेक्ट रूल का मतलब है अगर जनिशा तुम किसी प्रोविंसेस के, ठीक है, मान के चलो बिहार एक प्रोविंस था, उसके तुम गवर्नर हो, तो तुमको अपॉइंट करेंगे ब्रिटिश ऑफिशियल्स, ठीक है। ब्रिटिश जो शासन है तुमको अपॉइंट करेगा, एंड वो एक
इंग्लिश में नहीं होगा ऑब्वियसली। तो उसमें क्या होता है, वो डायरेक्ट रूल इसलिए है बिकॉज वो तुमको सीधा कमांड देंगे, तुम सीधा उसको अप्लाई करोगे, एंड उसमें जो होगा सब कुछ ब्रिटिश की मर्जी से होगा। तो बिहार में जो भी कुछ हो रहा है उस टाइम पे सब कुछ ब्रिटिश गवर्नमेंट की मर्जी से हो रहा है, और उसमें कोई इंटरप्शन नहीं है, किसी और की दखल नहीं है। क्लियर है? जबकि अगर मैं जूनागढ़ या कश्मीर, मान लो कश्मीर का अगर मैं किंग हूँ, राजा हूँ, तो पहले ऑर्डर मेरे पास आएगा, मैं उसको अपने हिसाब से मोल्ड करके अप्लाई करूंगा। ठीक है? बेस्ट वे में, कि एक बैलेंस स्ट्राइक करके, कि लोगों को भी कम से कम नुकसान हो और ब्रिटिश क्राउन को भी कम से कम दुख पहुंचे। ठीक है? तो वो डिपेंड करेंगे मेरे पे कुछ हद तक, कि मैं उनकी पॉलिसीज को अप्लाई करूं। एंड ब्रिटिश गवर्न जो ये प्रोविंसेस थे, जैसे मैंने बिहार बोला, इसमें इलेक्शंस हो सकते थे बिकॉज ये डायरेक्ट कंट्रोल में आते थे ब्रिटिश के, एंड इसमें इलेक्शंस हुए भी। जबकि प्रिंसली स्टेट्स में इलेक्शन नहीं होते थे, इसमें ऑटोनॉमी थी बिल्कुल ही प्रिंसली स्टेट्स को, कि इलेक्शन करवाओ या ना करवाओ। क्लियर है जानिशा? यस सर। तो पक्का? प्रिंसली स्टेट में डायरेक्ट होता हाँ, था इनडायरेक्ट? प्रिंसली डायरेक्ट। स्टेट्स में इनडायरेक्ट, प्रिंसली स्टेट में बिल्कुल इनडायरेक्ट होता था बिकॉज वहां पर प्रिंस रूल करते थे। ठीक है? वहां पर ब्रिटिश डायरेक्टली रूल नहीं करता था। वो किसके थ्रू रूल करता था? वो एक पपेट के थ्रू रूल करता था, जिसको हम प्रिंस बोलते थे। क्लियर है? यस सर। एंड जो प्रोविंसेस होते थे वहां पर एक गवर्नर होता है, जो कि ब्रिटिश अपॉइंट करते थे। तो गवर्नर के थ्रू वो डायरेक्टली रूल करते थे। ठीक है यहाँ तक यस सबको? सर। पक्का? ओके, 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 सबको क्लियर है ना? ओके, ऑलराइट। सो ऐसे करके 565 प्रिंसली स्टेट्स थे इंडिया में, एंड आई गेस 263 के अराउंड प्रोविंसेस थे। ठीक है? तो प्रोविंसेस, क्योंकि ब्रिटिश का डायरेक्ट रूल था प्रोविंसेस में, जैसे बिहार का मैंने एग्जांपल लिया और यूनाइटेड प्रोविंस यूपी का, क्योंकि वो डायरेक्ट रूल में आते थे ब्रिटिश के, और किसी और के अंडर नहीं आते थे, डायरेक्टली ब्रिटिश के अंडर आते थे, इसलिए वो डायरेक्टली वो किसकी ऑटोनॉमी में है? ब्रिटिश की फ्रीडम में, ब्रिटिश की ऑटोनॉमी में है। तो उन्होंने क्या किया, जो प्रोविंसेस हैं वो इंडिया के टेरिटरी में, जो प्रोविंसेस आ रहे हैं वो इंडिया का पार्ट बन जाएंगे। दैट मीन्स कि अगर बिहार इंडिया के टेरिटरी में आएगा पार्टीशन के बाद, तो वो इंडिया का प्रोविंस हो जाएगा, ऑटोमेटिकली इंडिया का रीजन बन जाएगा बिना किसी प्रॉब्लम के। और जो पाकिस्तान में पड़ेंगे वो पाकिस्तान का रीजन बन जाएंगे। तो पंजाब और बंगाल दो प्रोविंसेस जिनको आधा आधा बांट दिया गया। ठीक है? क्योंकि इसमें ब्रिटिश की वो थी, ऑटोनॉमी थी बिल्कुल। बट ये जो ब्लू पार्ट दिख रहे हैं, इसमें एक प्रॉब्लम थी। इसमें ब्रिटिश ने बोल दिया, क्योंकि हमने अपना हाथ हटा लिया इनके सर से, तो होगा क्या कि इनके पास ऑटोनॉमी आ जाएगी इंडिपेंडेंट रहने की, या तो इंडिया के साथ मिलने की या तो पाकिस्तान के साथ मिलने की। हुआ क्या कि सबसे पहले जैसी आज़ादी आई, यानी कि 14-15 अगस्त से पहले ही हो गया वैसे ये सब काम। तो जैसी ऑर्डर आया अगले ही दिन, त्रावणकोर के जो रूलर थे उन्होंने अनाउंस कर दिया कि हम इंडिपेंडेंस लेंगे, हम किसी के साथ नहीं मिलने वाले। एंड ये साउथ में था, साउथ इंडिया में था। ठीक है? यहाँ पर है त्रावणकोर नीचे। ठीक है? केरला के पास, ऐसे यहीं पे है। हाँ, इन्होंने अनाउंस कर दिया कि हम इंडिपेंडेंट रहेंगे। ठीक है? उसके बाद निज़ाम थे हैदराबाद के, उन्होंने कहा कि हम इंडिपेंडेंस में ही जिएंगे, अगर हमको किसी और के साथ रहना पड़ेगा तो हम पाकिस्तान के साथ रहेंगे, नहीं तो हम इंडिया के साथ नहीं मिलने वाले। क्लियर है तुमको यहाँ तक क्या प्रॉब्लम्स इमर्ज हो रही थी धीरे धीरे? जसनिया, केजिया, क्लियर है? ओके। यस सर। सो ओके, सो प्रॉब्लम अगेन मैं बता दे रहा हूँ, ये इमर्ज हो रही थी कि चलो ठीक है, प्रोविंसेस तो इंडिया के पार्ट में आ जाते, बट प्रॉब्लम किसके साथ थी? वो थी प्रिंसली स्टेट्स के साथ। तो प्रिंसली स्टेट्स के पास क्योंकि इंडिपेंडेंस आ गई है, किसी भी कोई भी अपना एक्शन लेने का, ज्वाइन करने का, नहीं करने का, इसलिए एक तरीके से वो एक नई प्रॉब्लम आ रही थी इंडिया के लिए, क्योंकि बहुत सारे प्रिंसली स्टेट्स इंडिपेंडेंट रहना चाहते थे या तो पाकिस्तान के साथ मिलना चाहते थे। ठीक है? तो अगेन इंडिया के जो हाई कमांड से, जो टॉप लीडर से, उनको डर लगने लग गया, एक फियर उनको घेर के बैठ गया कि इंडिया एक तो वैसे ही डिवाइड होने जा रहा है रिलीजन के बेसिस पे, दो हिस्सों में, तीन हिस्सों में बेसिकली।
और अगर ये जो अनाउंसमेंट आई है प्रिंसली स्टेट्स के इंडिपेंडेंस के रिगार्डिंग, इससे इंडिया का फर्दर वो होगा, डिवीजन होगा और बहुत सारी कंट्रीज बन जाएंगे इंडिया में, ठीक वैसे जैसे बाल्कन कंट्रीज बनी, ठीक है, ऑटोमन एम्पायर से टूट के। सो ये फियर घेर रहा था इंडिया का। ये सेकंड फियर था। फर्स्ट फियर तुम्हारा पार्टीशन वाला था जो मैंने तुमको बता दिया, ठीक है, वो फर्स्ट पार्ट था इस चैप्टर का। सेकंड फियर था ये कि क्योंकि पार्टीशन हो चुका है ऑलरेडी और ये जो पॉलिसी आई है कि 565 जितने भी प्रिंसली स्टेट्स हैं वो इंडिपेंडेंट हो जाएंगे अपने डिसीजन को लेने के लिए, वो एक नया फियर था। बिकॉज आप 565 प्रिंसली स्टेट्स के साथ कैसे नेगोशिएट करोगी, एंड इवन उनके पास जब ऑटोनमी है, इंडिपेंडेंस है उनके पास चूज करने का, किसी भी साइड को ऑप्ट करने का। क्लियर है यहाँ तक? फियर समझ में आ रहा है तुमको? कूल। तो ये नंबर ऑफ कंट्रीज में डिवाइड हो जाता है इंडिया, ये फियर था इनके पास। नाउ अब यहाँ पे तुम देखना, सरदार वल्लभ भाई पटेल की कुछ अप्रोचेस थी यहाँ पे। तो उनके पास 3 अप्रोच उन्होंने अपनाई, ठीक है। उस टाइम पे वो होम मिनिस्ट्री उनके पास आती थी, ठीक है, होम मिनिस्ट्री और डिफेंस वगैरह इनके पास आता था सरदार वल्लभ भाई पटेल के पास, SD पटेल के पास, ठीक है। एंड एक क्वेश्चन आ जाएगा इस पे से तुम्हें कि स्टैचू ऑफ यूनिटी किसके नाम पे बनी है, पता ही होगा तुमको, अभी मैंने नाम लिया सरदार वल्लभ भाई पटेल। ये फर्स्ट होम मिनिस्टर थे इंडिया के एंड डिप्टी प्राइम मिनिस्टर भी थे, ठीक है। तो इन्होंने ऑब्जर्व किया सिचुएशन को, ये बहुत ही रियलिस्ट प्रैग्मेटिक किस्म के आदमी थे। एंड ये इनको एक और नाम से बुलाते हैं, ठीक है, मेरे को नाम याद नहीं आ रहा, बिस्मार्क ऑफ इंडिया, द आयरन मैन। ये सब टर्म्स तुमको क्लियर होंगे, राइट? ऑलराइट, अगर क्लियर नहीं है तो तुम लिख लेना इसको, द आयरन मैन या बिस्मार्क ऑफ इंडिया। बिस्मार्क एक्चुअली में एक जर्मन वो था, चीफ मिनिस्टर था जर्मन किंग के अंडर, जिसने जर्मनी के काफ़ी सारे हिस्सों को यूनाइट किया था। तो वो रोल यहाँ पर पटेल साहब का था, ठीक है। यानी कि जब इतने सारे प्रिंसली स्टेट बिखरे हुए थे तो इनके साथ नेगोशिएट करने की पूरी जिम्मेदारी इनके ऊपर थी, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है? ओके। फर्स्ट अप्रोच वॉज, देखो 3 अजम्पशंस थे ये, ठीक है। इन 3 अजम्पशन के बेसिस पे एक सिंगुलर अप्रोच बनी थी। अप्रोच सिंपल सी अप्रोच थी, इनकलकेट करने की, इनकम्पास करने की, टेरिटरीज को कब्जाने की सही वर्ड नहीं होगा, मिलाने की, खुद के टेरिटरी में, मेनलैंड इंडिया में शामिल करने की। तो इनकी अप्रोच के 3 पिलर्स थे, ठीक है, 3 फैक्टर्स थे। फर्स्ट वॉज पॉपुलर विलिंगनेस। अगेन मैंने इसको टर्मिनोलॉजी दी है, पॉपुलर का मतलब हर वो चीज़ होती है जो कि पीपल के सपोर्ट से आती है, ठीक है। अगर मैं कहूँ कि फोर्ड मोटर्स एक पॉपुलर ब्रांड है, इसका मतलब क्या हुआ? मुझको बताएगा कोई तुम में से? एनीवन? हम्म, अच्छा मेरी आवाज़ आ रही है ना? हेलो? ओके। अगर मैं कहूँ कि लेनोवो एक पॉपुलर ब्रांड है, दैट मीन्स कि लोगों के बीच में बहुत ज़्यादा डिस्कस किया जाता है, बहुत ज़्यादा लोग उसको अच्छा मानते हैं, दैट मीन्स पॉपुलर, ठीक है। पॉपुलर विलिंगनेस का मतलब क्या है कि इन्होंने पहला अजम्पशन लिखा था अपनी पॉलिसी में कि लोग मिलना चाहते हैं, जो प्रिंसली स्टेट्स के जो लोग हैं वो शामिल होना चाहते हैं एक्चुअली में इंडियन टेरिटरी में, ठीक है। दैट मीन्स कि द पीपल ऑफ मोस्ट ऑफ द प्रिंसली स्टेट्स वर एक्चुअली वांटेड, ठीक है, टू बिकम पार्ट ऑफ इंडियन यूनियन, ठीक है। तो इंडिया का वो पार्ट बनना चाहते थे, ये फर्स्ट अजम्पशन था, ये फर्स्ट कंसिडरेशन था इंडियन गवर्नमेंट का उस टाइम पे, ठीक है, कि जो पीपल हैं प्रिंसली स्टेट्स के वो एक्चुअली में बनना चाहते हैं पार्ट इंडिया के, बट बिकॉज ऑफ सम रीजंस वो इंटीग्रेशन हो नहीं पा रहा। सेकेंड pillar या second factor is that government was prepared to be flexible and flexible for giving autonomy, right, to some regions,
जैसे मैंने तुम्हें बताया, अच्छा मैंने जैसे तुम्हें बताया ये कि यहाँ पर तुम्हें मणिपुर दिखेगा सॉरी, मणिपुर, ठीक है, जम्मू कश्मीर एंड जूनागढ़ हटाओ। मणिपुर और जम्मू कश्मीर के बारे में कोई जानता है कैसे इंटीग्रेट किया गया था इनको? बस हैंड रेज करना, मुझे बताना मत कैसे किया। कोई जानता है कैसे इंटीग्रेट किया गया था इनको? ओके ओके ऑलराइट। तो यहाँ पर जिनको पता होगा वो जानते हैं कि यहाँ पर एक्चुअली में टर्म्स रखे गए थे मणिपुर और कश्मीर की तरफ से कि हम तभी ज्वाइन करेंगे इंडियन यूनियन को जब कुछ कंडीशंस आप मीट करोगे, कुछ कंडीशंस आप पूरी करोगे हमारी, ठीक है। कश्मीर के केस में थोड़ा दोनों तरफ से कंडीशंस थी, मणिपुर के केस में वन साइडेड कंडीशन थी। मणिपुर ने बहुत ही अच्छी खासी कंडीशंस रखी थी कि हमको, हमारे पास ये हैं, हम आपके साथ मिल जाएंगे, बट राजा हमारा डिसमिस नहीं होगा, पार्लियामेंट रहेगी बट वो कॉन्स्टिट्यूशन मोनार्की की तरह चलेगी, कुछ उस मॉडल के तरीके से चलेगी। इससे ट्रेडिशनल जो वो है, एक रूल का जो नोशन है वो बना रहे, बाकी हम इंडिया में मिल लेंगे। तो मणिपुर का इशू वहीं से शुरू हो जाता है, आज तक भी फेस कर रहा है मणिपुर, ठीक है। बट आजकल जो वायलेंस हो रही है उसका मेन रीज़न ये है नहीं, ठीक है। लोग उसको, कई सारे लोग उसको कनेक्ट करते हैं कि आज जो वायलेंस हो रही है मणिपुर में वो एक्चुअली में उस वजह से हो रही है, बट अगेन उस वजह से नहीं हो रही है वायलेंस। उस वजह की वायलेंस जो थी कई साल पहले ही खत्म हो गई। एक एथनिक डिस्प्यूट है मोस्ट ऑफ द पार्ट, ठीक है। उसका जो प्रॉब्लम चल रहा है कि एथनिक डिस्प्यूट है वो, ठीक है। तो फ्लेक्सिबल थी इंडिया की गवर्नमेंट, ये सेकंड कंसिडरेशन था कि इंडिया की जो गवर्नमेंट है वो तैयार है फ्लेक्सिबिलिटी के लिए, अगर तुमको कोई कंडीशंस रखनी है, ठीक है, योर वेलकम, ठीक है, हम कंडीशंस मानने के लिए तैयार हैं उसके बदले में। वाई? बिकॉज ऑफ थर्ड रीजन, ठीक है। थर्ड रीजन क्या था? नेशनल इंपॉर्टेंस, ठीक है, इंपॉर्टेंस टू यूनिटी, ये थर्ड रीजन था कि वेट 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 वेट, यहाँ पर लिया हूँ, ठीक है, फ्लेक्सिबिलिटी, सॉरी। तो पॉपुलर विलिंगनेस, फ्लेक्सिबिलिटी एंड थर्ड इज नेशनल इंपॉर्टेंस। नेशनल इंपॉर्टेंस उस टाइम पे एक ही चीज़ थी, दैट इज यूनिटी, ठीक है। हम फ्लेक्सिबिलिटी देने को इसलिए तैयार हैं बिकॉज ये हमारे नेशनल इंपॉर्टेंस के लिए सबसे ज़्यादा, कह लो, क्या कह सकते हो, प्रेसिंग इशू है, ठीक है। ये टॉप प्रायोरिटी का इशू है, गवर्नमेंट ने ऐसा कहा। ऑलराइट ऑलराइट, क्लियर है वहाँ तक? पक्का? ओके, यहाँ तक किसी को कोई डाउट है? ऋषिका, तुमको? जसनिया, जनिशा? नो सर। ओके, नो डाउट्स। जसनिया, तुमको? ऋषिका? नो सर। ओके ओके ओके, ठीक है। तो मुझे कोई डाउट होगा तो ज़रूर बताना। तो इस वाले अप्रोच को तुम्हें समझना बहुत ज़रूरी है बिकॉज अगेन ये शॉर्ट आंसर क्वेश्चन में पूछ लेते हैं कि इंडिया की, इंडियन गवर्नमेंट जो थी उसके क्या तीन फैक्टर्स थे इस प्रॉब्लम को टैकल करने के लिए, ठीक है, नेशनल इंटीग्रेशन की प्रॉब्लम को टैकल करने के लिए। द फर्स्ट वाज पॉपुलर विलिंगनेस, दैट मीन्स कि अज्यूम करा था कि द पीपल ऑफ those princely states, XYZ princely states, were actually willing to be part of the Indian Union, ठीक है, फर्स्ट। एंड बिकॉज दे आर विलिंग टू बी पार्ट ऑफ एन इंडियन यूनियन, इंडिया की जो यूनियन है यानी कि जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है, उनको फ्लेक्सिबिलिटी देने को तैयार है इन टर्म्स ऑफ कंडीशन, जो भी है टर्म्स एंड कंडीशन, कि तुमको किसी टर्म के बेसिस पे ही इंटीग्रेट करना है, खुद को जुड़ना है, ज्वाइन करना है इंडियन यूनियन को, कोई बात नहीं, हम तैयार हैं ज़्यादा से ज़्यादा फ्लेक्सिबिलिटी देने के लिए। एंड दैट हैपन विद द केस ऑफ मणिपुर, कश्मीर, राइट? यहाँ तक क्लियर हो? काफ़ी सारे अलग अलग प्रोविंसेस भी थे उसके, ग्वालियर भी था एक मेरे ख्याल से। थर्ड, एंड बिकॉज इट इज़ अ कंसर्न ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस, टॉप प्रायोरिटी का कंसर्न है क्योंकि ये, इसलिए हम ये सब चीज़ तुमको दे रहे हैं, फ्लेक्सिबिलिटी दे रहे हैं। तो यहाँ तक क्लियर है तुमको? पक्का? ऑलराइट, सो लेट्स समराइज व्हाट वी हैव स्टडीड अभी तक, ठीक है।
एंड इसका एक और सेशन लेंगे इस चैप्टर का, उसमें हम इस चैप्टर को ख़त्म कर लेंगे। ख़त्म करने के साथ ही बिकॉज इसमें और रह क्या गया है, एक कश्मीर का इशू रह गया है। कश्मीर का मुझे अभी यहाँ पर बताना होगा, बाद में मैं नहीं बताऊंगा आगे आने वाले चैप्टर्स में, बिकॉज वो आई गेस यहाँ पर ज़्यादा सही लगेगा। उसको कैसे इंटीग्रेट किया और क्या एक्चुअली प्रोसीजर्स हुए, वहाँ तक मेरे को बताना होगा यहाँ इस चैप्टर में तुमको। ठीक है, बिकॉज अगर मैं रीजनल एस्पिरेशंस वाले में अगर मैं बताऊंगा कि कश्मीर कैसे इंटीग्रेट हुआ, देन अगेन वो चीज़ वहाँ पर बताने लायक नहीं है, बिकॉज वो इंटीग्रेशन का इशू है और वो इस इंटीग्रेशन वाले टॉपिक में टैकल करना चाहिए। राइट, सो एग्री, सारे एग्री करते हो इस बात से? ऑलराइट, सो फर्स्ट हमने देखा अभी तक कि 3 चैलेंजेस हैं। क्विकली मैं बता देता हूँ। फर्स्ट इज अकोमोडेटिंग डाइवर्सिटी एंड ओवरकमिंग फियर ऑफ पार्टीशन। ये फर्स्ट चैप्टर तुम्हारा ऑलमोस्ट फियर के अराउंड ही घूमता है। ठीक है, फियर ऑफ पार्टीशन को भगाना, ओवरकम करना, ये फर्स्ट चैलेंज था। सेकेंड इज इस्टेब्लिश करना डेमोक्रेसी को, डेमोक्रेटिक एक मॉडल सोसाइटी में इस्टेब्लिश करना। ठीक है, ताकि वो सक्सेसफुल हो पाए। एंड जो मॉडल था वो बेसिकली जो पॉलिटिकल मॉडल था वो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट था। ठीक है, डेमोक्रेटिक मॉडल था। थर्ड इज डेवलपमेंट ऑफ ऑल, दैट मीन्स कि एक कोई पार्शियलिटी ना हो डेवलपमेंट के प्रोसीजर में। ठीक है, सबका विकास हो, ऐसा कुछ पॉलिसी थी उनकी, वेलफेयरिस्ट मॉडल था। ठीक है, ना कि कैपिटलिस्ट मॉडल था। तो थर्ड चैप्टर अगर तुम देखोगे ना, तो इसमें तुम्हें बहुत अच्छे से समझ में आएगा कि मॉडल एक्चुअली में कौन सा था, स्टेट का क्या रोल था मेन। ठीक है यहाँ तक। देन हमने फर्स्ट इशू सबसे पहले डिस्कस किया, फर्स्ट चैलेंज का फर्स्ट पिलर, दैट इज द पार्टीशन वाला थिंग। एंड पार्टीशन इस तारीख को हुआ, इससे डिस्प्लेसमेंट हुई, रिहेबिलिटेशन हुआ लोगों का, काफ़ी ज़्यादा खून खराबा हुआ, ब्लड शेड हुआ, ये सब पता है तुमको। टू नेशन थ्योरी अगेन इंपॉर्टेंट है। टू नेशन थ्योरी किसने दी? मुस्लिम लीग ने दी अगेन, और मोहम्मद अली जिन्ना इसके मेन प्रोपोनेंट थे। ठीक है, तो मोहम्मद अली जिन्ना इसके मेन प्रोपोनेंट थे। एंड इसके हिसाब से जो ब्रिटिश इंडिया है, ठीक है, वो दो पॉपुलेशन को कंसिस्ट करता है। फर्स्ट इज हिंदू एंड सेकेंड इज मुस्लिम्स, एंड दे लिव इन सेपरेट रीजन्स। ठीक है, यानी कि अलग अलग रीजन्स में वो रहते हैं। द फर्स्ट टू रीजन्स, नॉर्थ वेस्टर्न रीजन एंड ईस्ट बंगाल रीजन, वहाँ पर मुस्लिम्स मेजोरिटी में रहते हैं अकॉर्डिंग टू मुस्लिम लीग। ठीक है, देन जो सेंट्रल रीजन है, जो मेनलैंड इंडिया है, जो बच गया, उसमें मेनली हिंदूज रहते हैं, तो वो हिंदुस्तान कहलाएगा अकॉर्डिंग टू मुस्लिम लीग। कांग्रेस ने इसको इनिशियली अपोज किया, बट अगेन पॉलिटिकल कंपटीशन की वजह से और मुस्लिम लीग के बिल्कुल ना ही मानने की वजह से इसको मजबूरन मानना पड़ा ब्रिटिश गवर्नमेंट को। और वो बहुत ज़्यादा प्रेशर आई थी ब्रिटिश गवर्नमेंट, क्योंकि ऑलरेडी वर्ल्ड वॉर 2 में बहुत ज़्यादा उसका कैपिटल लॉस्ट हो गया था। ठीक है, एंड वो ऑलरेडी डेप्थ में चल रही थी, डिप्रेशन में जा रही थी उसकी इकॉनमी, और वो चाहती थी कि जितना ज़्यादा बर्डन है वो छुड़ाया जाए इंडिया से। तो वो जल्दी जल्दी पार्टीशन देना चाहती थी और उसने दिया भी। ठीक है, ठीक है यहाँ तक। और पाकिस्तान और इंडिया आज़ाद हुआ इस टाइम पे। पाकिस्तान वैसे क्रिएट हुआ, आज़ाद नहीं हुआ। फिर हमने देखा इशू क्या था, पार्टीशन जितना अच्छा तुमको सुनने में लग रहा था अभी तक, उतना अच्छा था नहीं, उतना ज़्यादा स्मूथ प्रोसेस था नहीं, बिकॉज ऑफ 4 मेन कंसर्न्स। फर्स्ट इज कि अगर दो कंसनट्रेटेड, दो डेंस रीजन है मुस्लिम मेजॉरिटी के भी, तो उनको जोड़ने के लिए क्लियर लैंड मास नहीं है। ठीक है, ये फर्स्ट रीज़न था, जिसकी वजह से क्या हुआ कि लोगों को एक रीजन से दूसरे रीजन थ्रू सी या फिर अगर थ्रू लैंड करें तो बहुत ज़्यादा वायलेंस होता है उससे। तो कोई सिंगल बेल्ट नहीं थी मुस्लिम मेजॉरिटी की, दो रीजन्स थे। ठीक है, सेकेंड इज नॉट ऑल मुस्लिम मेजॉरिटी एरियाज वांटेड टू बी इन पाकिस्तान। इंडिया में यूपी के अराउंड कई सारे मुस्लिम मेजॉरिटी एरियाज थे। ठीक है, इवन पाकिस्तान का जो आज को इलाका है वहाँ पर कई सारे मुस्लिम मेजॉरिटी एरियाज थे। वो नहीं चाहते थे पाकिस्तान का पार्ट बनना, वो कंप्लाई ही नहीं करते थे। ठीक है, मैंने तुम्हें दिखाया था मैप में कि यहाँ पर तुम देखोगे उस वाले मैप में, यहाँ तुम्हें एक येलो कलर का वो दिखेगा, NWFP नाम से प्रोविंस दिखेगा। ये आज के पाकिस्तान में आता है। खाइबर पख्तूनवा जो इलाका है, अफगानिस्तान और पाकिस्तान में जो डिस्प्यूटेड रीजन वो पड़ता है, वो इसी इलाके में पड़ता है। ये जो था, यहाँ के जो मेन लीडर थे
वो थे फ्रंटियर गांधी कहते थे, खान अब्दुल गफ्फार खान। ये चाहते ही नहीं थे मिलना। तो एक एग्जाम्पल है सेकेंड फैक्टर के लिए तुम्हारे, ठीक है, इस वाले फैक्टर के लिए कि नॉट ऑल मुस्लिम मेजोरिटी रीजन्स या एरियाज वांटेड टू बी इन पाकिस्तान। थर्ड इज कि जो मुस्लिम मेजोरिटी एरियाज थे ब्रिटिश इंडिया के, उसमें भी केवल मुस्लिम्स नहीं रहते थे, उसमें भी कुछ स्पॉट्स थे, कुछ सेंटर्स थे जहाँ पर नॉन मुस्लिम मेजोरिटी में थे, ठीक है। तो मैंने तुम्हें बताया जैसे ये वाला इलाका, यहाँ पर ये जो रीजन है भले ही सराउंडेड है मुस्लिम मेजोरिटी एरियाज से, ठीक है, यहाँ पर लेकिन हिंदूज रहते थे। सिमिलरली इंडिया के केस में अगर हम देखें तो ये हैदराबाद वाला जो रीजन है, ये किससे सराउंडेड है? ये हिंदूज डोमिनेंट रीजन से सराउंडेड है। बट अगेन यहाँ पर ज़्यादातर मुस्लिम्स रहती थी, मुस्लिम की पॉपुलेशन रहती थी। क्लियर है थर्ड पॉइंट तुमको? पक्का सबको? ठीक है। तो फोर्थ पॉइंट इज कि फोर्थ पॉइंट यहाँ पर मैंने थोड़ा सा मिस्टेकनली सेम लिख दिया, बट फोर्थ पॉइंट डिफरेंट है। फोर्थ पॉइंट में क्या था कि जब पार्टीशन हो रहा था तो बहुत सारे लोग जो थे वो ट्रैप थे एक तरीके से। ट्रैप का मतलब है, देखो, अगर मैं एक विक्टिम हूँ उस टाइम पे, और मैं अगर यूपी में हूँ तो मुझे क्लियरली पता है अगर मैं एक मुस्लिम हूँ तो मुझे जाना है पाकिस्तान की तरफ, किस डायरेक्शन में मुझे मूव करना है सब पता है। बट अगर मैं पंजाब में हूँ या अगर मैं बंगाल में हूँ तो मुझे नहीं पता है कि मैं पाकिस्तान में हूँ या इंडिया में हूँ। इवन क्या हुआ, इंडिया में जो मालदा थे, मालदा जो आज का ज़िला है वो आता है वेस्ट बंगाल में, ठीक है, इंडिया के टेरिटरी में आता था। वहाँ पर सारे लोगों ने क्या किया, वहाँ पाकिस्तान के झंडे लगा लिए, बिकॉज दे थॉट कि वो जो मुस्लिम्स हैं वो पाकिस्तान का पार्ट हो गए। बट चिटगांव में क्या हुआ, वहाँ पर जो भी मुस्लिम्स थे, मेजॉरिटी वहाँ पर हिंदूज थे, उनको पता ही नहीं था कि वो पाकिस्तान में हैं या फिर अगेन इंडिया में हैं, ठीक है। उन्होंने इंडिया का झंडा लगा लिया, बहुत सारे इंस्टांसेस पे उन्होंने इंडिया का झंडा लगाया। और उस टाइम पे गांधी जी भी चिटगांव में ही थे जब पार्टीशन हुआ। तो गांधी जी चाहते नहीं थे पार्टीशन करवाना, तो वो चिटगांव में जा रहे थे वॉयलेंस को कम करने के लिए, बिकॉज वहाँ पर क्लैशेस पहले से बहुत हो रही थी। तो क्लियर है तुमको यहाँ पर? लास्ट पॉइंट का मतलब ये है कि बहुत सारे लोग ट्रैप फील कर रहे थे खुद को, ठीक है। अगर मैं यहाँ पर हूँ पंजाब के इस रीजन में, मुझे नहीं पता कि मैं पाकिस्तान में हूँ या इंडिया में हूँ, क्योंकि यहाँ पर इक्वली नंबर्स में थे। तो पार्टीशन किस लाइन पे हुआ है, किस जगह से गुजर रहा है बॉर्डर, मुझे नहीं पता है। तो मुझे किस तरह मूव करना है वो भी नहीं पता है। तो लोग यहाँ पर बहुत ज़्यादा कंफ्यूज थे। कंफ्यूजन होने के बाद इस टाइम पे क्या होती है तुम्हें भी पता है कि इस एम्बिग्विटी में क्या होता है कि र्यूमर्स बहुत फैलते हैं कि ये जो इलाका है ये इसमें आ गया, वो जो इलाका है वो उसमें आ गया है। तो बहुत ज़्यादा ब्लड शेड हुआ उसी के नाम पे, ठीक है, बहुत ज़्यादा ब्लड शेड हुआ इन दोनों रीजन्स में, ठीक है। तो बेसिकली इस फोर्थ पॉइंट में था कि लैक्स ऑफ हिंदूज एंड सिख्स इन पाकिस्तान एंड लार्ज अमाउंट ऑफ मुस्लिम्स ऑन द इंडियन साइड of Punjab and Bengal found themselves trapped as soon as it became clear that the country was going to be partitioned. Clear है? फोर्थ पॉइंट ज़्यादा इंफेसिस डाल दिया इस पे। सबको क्लियर है, राइट? जसनिया जनिशा, ठीक है। एंड जब खुद को तुम लोग ट्रैप्ड फील करोगे इस कंडीशन में, तो माइनॉरिटी, बीइंग ए माइनॉरिटी, तुम टारगेट बन जाते हो अटैक अटैक की, ठीक है। तो माइनॉरिटीज को अटैक किया गया इस टाइम पे इन जगहों पे, और किसी ने सोचा नहीं था इतना बड़ा प्रॉब्लम हो जाएगा, ये किसी ने एंटिसिपेट नहीं किया था इतना बड़ा इशू क्रिएट हो जाएगा। फिर हमने देखा कंसिक्वेंस क्या हुए, पार्टीशन के रिजल्ट्स क्या हुए, आउटकम्स क्या निकले। तो अगेन जो कुछ सिटीज थे जो कि बॉर्डर पे थे वो कॉम्युनल जोन्स बन गए, वहाँ पर क्लियर डिवीजन दिखा, ठीक है। एक साइकोलॉजिकल फियर था जो आज तक नहीं दिखा था, वो उस टाइम पे दिखा। मुस्लिम्स जाना नहीं पसंद कर रहे थे हिंदूज के मेजॉरिटी एरियाज में बिकॉज ऑफ फियर, एंड सेम बिकॉज ऑफ सेम फियर हिंदूज भी नहीं चाहते थे मुस्लिम मेजॉरिटी एरियाज में जाना। हुआ क्या, जब माइग्रेशन होने लग गया तो माइनॉरिटीज को अपना घर छोड़ना पड़ा सामान वगैरह लेके, ठीक है। तो उस तपती हुई गर्मी में, अगस्त की गर्मी में, उन्होंने क्या किया, टेम्परेरी शेल्टर लेते थे बीच बीच में रुक के रेफ्यूजी कैंप्स में। लोगों को पता लगता था कि रेफ्यूजी कैंप में माइनॉरिटी रह रही है तो उन पर अटैक करते थे, ठीक है, चाहे वो पाकिस्तान हो चाहे वो इंडिया हो, कोई भी हो। तो विमेन मेन टारगेट बनती थी इन अटैक्स का ज़्यादातर।
लगभग 80,000 वुमेन विक्टिम हुई इन सब चीज़ों का। फैमिली ऑनर किलिंग बहुत ज़्यादा होती थी। तो ये सब मेन कंसिक्वेंस थे, सोशल कंसिक्वेंस थे। पॉलिटिकल कंसिक्वेंस कोई खास पॉलिटिकल कंसिक्वेंस नहीं था, भुगतना पड़ रहा था सोसाइटी को। ठीक है, देन 80 लाख लोग, तुमको मैंने फैक्ट्स बता दिए कि माइग्रेट कर चुके थे। 5 to 10 lakh people were killed during this migration। ठीक है, सो एडिशनली तुम अगर मान के चलो तो 1 करोड़ पीपल जो थे, लगभग लगभग 1 करोड़ पीपल का माइग्रेशन हो रहा था, जिसमें से 80 लाख पीपल डिस्प्लेस हो चुके थे, बाकी बीच में ही किसी वजह से मर गए, शहीद हो गए या कुछ भी हो। क्लियर है यहाँ तक? देन हमने डिस्कस किया, अच्छा यहाँ तक क्लियर था, क्योंकि मैं इसको दोबारा नहीं बताऊंगा प्रीवियस जो मैंने भी बताया। ओके, देन हमने डिस्कस किया इंटीग्रेशन ऑफ प्रिंसली स्टेट्स। ठीक है, प्रिंसली स्टेट्स का इंटीग्रेशन मेन इशू था। प्रोविंसेस जो तुम्हें येलो कलर में दिख रही है वो मेन इशू था ही नहीं, बिकॉज वो डायरेक्टली ब्रिटिश हुकूमत के अंडर आता था। तो जैसे ही ब्रिटिश जाने लग गए तो वो किसको देंगे? ऑब्वियसली अगर इंडिया के टेरिटरी में पड़ रहा है तो इंडियन गवर्नमेंट को आएगा। जो पाकिस्तान की टेरिटरी में पड़ रहा है, प्रोविंशियली स्टेट्स, प्रोविंसेस, ठीक है, वो पाकिस्तान को जाएगा। जो बच गए वो थे प्रिंसली स्टेट्स। तो प्रिंसली स्टेट्स को उन्होंने इंडिपेंडेंस दे दी, बिकॉज एक पॉलिसी थी पैरामाउंसी ऑफ द ब्रिटिश क्राउन, उसकी वजह से उन्होंने उसको लैप्स कर दिया, इन्होंने खत्म कर दिया। तो इंडिपेंडेंस दे ही दी कि तुम इंडिपेंडेंट हो गए, अकेले रहना अकेले रहो, किसी के साथ मिलना है तो किसी के साथ मिल जाओ, हम कुछ प्रेशराइज नहीं करेंगे किसी के साथ मिलने के लिए या ना मिलने के लिए। तो इनकी तादाद थी। एक तो प्रॉब्लम ये थी पॉलिसी के लैप्स होना इस तरीके से। सेकंड, इनके नंबर्स 565 नंबर था इनका। ठीक है, और जो डोमिनो इफेक्ट देखने को मिला इस पॉलिसी के बाद से, एज इफ ये प्रिंसेस वेट ही कर रहे थे इस पॉलिसी के लैप्स होने का। ठीक है, एक के बाद एक प्रिंसेस स्टेट्स ने बस इंडिपेंडेंस घोषित कर दिया। एंड इंडिया की पॉलिसी के लिए, इंडिया की यूनिटी फ्यूचर के लिए कुछ भी सही नहीं हो रहा था इस हिसाब से देखा जाए तो एक फियर था कि इंडिया जो है डिवाइड हो जाएगा, बहुत सारे कंट्रीज में बट जाएगा। ठीक है, और अल्टीमेटली जो रीजन है वो वीक हो जाएगा, बहुत ज़्यादा इनसिक्योर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? और जो विजन था कांग्रेस का वो कभी भी साकार नहीं हो पाएगा। दैट मीन्स कि एक यूनिफाइड इंडिया का, इवन पार्टीशन के बाद। क्लियर है यहाँ तक तुमको? देन हमने डिस्कस किया इस फियर को ओवरकम करने के लिए गवर्नमेंट बेसिकली उस वो डिपार्टमेंट सरदार पटेल के अंडर आता था। उन्होंने 3 कंसिडरेशंस पे अमल किया। फर्स्ट इज, उन्होंने माना कि जो लोग हैं वो मिलना चाहते हैं इंडियन यूनियन में। ठीक है, इन प्रिंसली स्टेट्स के लोग। सेकेंड इज, क्योंकि वो मिलना चाहते हैं इसलिए हम फ्लेक्सिबिलिटी दे रहे हैं। ठीक है, उन प्रिंसली स्टेट्स को, अगर कोई कंडीशन है तो हमको बता दो, हम एक्सेप्ट कर लेंगे। एंड क्यों हम फ्लेक्सिबिलिटी दे रहे हैं इसका एक और रीजन है, बिकॉज ये हमारे नेशनल इंपॉर्टेंस के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, हम चाहते हैं एक यूनिफाइड कंट्री बनाना, इसलिए हम इतनी फ्लेक्सिबिलिटी दे रहे हैं और अज्यूम कर रहे हैं कि लोग मिलना चाहते हैं। ठीक है, यहाँ तक तुम सबको जहाँ तक क्लियर आया समझ में? बताओ ऋषिका, जसनिया, क्लियर टू ऑल? ओके यस। ओके ओके, कोई डाउट नहीं है ना? नो सर। ओके, सो आज के लिए हम इतना ही रहने देंगे। ठीक है, बिकॉज तुम्हारी अभी साइकोलॉजी की भी क्लासेस होंगी। सो थोड़ा सा 10 मिनट का तुम रेस्ट ले लेना, फिर क्लास ले लेना तुम वो सेशन। नेक्स्ट सेशन में हम इसको कंप्लीट कर लेंगे इस पूरे चैप्टर को। ठीक है, मोस्ट पॉसिबली। एंड उसके बाद अगेन हम नेक्स्ट चैप्टर पे जाएंगे, बट उसको वो करने से पहले मैं तुम्हें सारे आई एम पी क्यूज भेज दूंगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस चैप्टर के। ठीक है, क्लियर है? All right. So, any feedback from any suggestion from you guys? Rishika, सर, Jasneem? सर मुझे एक सजेशन देना था कि सर स्टार्टिंग के जितने भी चैप्टर्स है दोनों बुक के, वो ऑलमोस्ट सबने कर रखे हैं लाइक पीटी में एंड हाफ ईयरली में। तो अगर इनको थोड़ा स्पीड से करके और एंड वाले चैप्टर्स में थोड़ा ज़्यादा इंपॉर्टेंस दे तो चलेगा क्या? All right, ठीक है ठीक है।
Rishika, you to agree with this? Alright, ठीक है, गुड सजेशन, ठीक है। ऑलराइट, ठीक है दर्शनी, मैं इसी के हिसाब से फिर देख लेता हूँ, कस्टमाइज कर लूँगा स्प्लिट को, ठीक है। थैंक यू। एनी फर्दर सजेशन, or feedback, like any sort of? No? सर एक मिनट में बताती हूँ, एक सेकेंड। Okay. सर एक और सजेशन मैंने देना था कि जो चैप्टर 2 है एरा ऑफ वन पार्टी डोमिनेंस, वो वाला जो हाँ चैप्टर है, एंड नीचे वाला जो चैप्टर है लाइक चैप्टर 4, 5 एंड 6, वो सारे कांग्रेस से रिलेटेड है। तो चैप्टर 2 को और 4, 5, 6 को एक साथ पढ़ेंगे तो कनेक्टिविटी रहेगी, इफ दैट इज ओके। या दैट इज ओके एंड दैट शुड बी देयर। आई मीन मैंने सोचा ही है उसको उस तरीके से बताने का, क्योंकि मैं जब पढ़ रहा था क्लास 12 में मुझे थोड़ा सा वो डिस्टिंक्शन फील हुआ, तो मैंने उस तरीके से ही पढ़ा, बिकॉज वो एक स्टोरी, अगर तुम देखोगे उसको चैप्टर में स्प्लिट कर दिया है। एंड तुम्हारा बैच तो लकी लकी है थोड़ा सा, पिछले जो बैचेस थे उसमें क्या था कि एक चैप्टर आता था, एक चैप्टर नहीं आता था, तो मेरे को बीच का पूरा चैप्टर बताना पड़ता था कि एक्चुअली में बीच में क्या हुआ जिसकी वजह से इमरजेंसी आई। लोग को पता ही नहीं था इमरजेंसी क्यों आई, पीछे की क्या हिस्ट्री थी, मोरारजी देसाई एंड ऑल, भूल जाते थे लोग। तो मैं उसको एक उस स्मूथ वे में ही बताऊंगा, एक स्टोरी की तरह। ओके, हेलो, ओके, थैंक ओके। ऋषिका, डू यू हैव एनी फीडबैक और सजेशन? हेलो ऋषिका। यू सर। ओके, ओके, ऑलराइट, ठीक है, तो तुम लोग लीव कर सकते हो और मैं बैकअप वीडियो दे दूंगा इसकी, ठीक है, बाय। बाय सर, थैंक यू। थैंक यू।